हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मनी सप्लाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई से। तो मनी सप्लाई इज़ डिटरमाइंड नॉट ओनली बाई द सेंट्रल बैंक बट ऑल्सो बाई बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड बैंक्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हम सोचते हैं कि जो मनी सप्लाई होती है उसको जो है सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक जैसे ही मनी सप्लाई में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई में चेंज होगा। ओके, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो टू एंटिटीज़ हैं इसमें हाउस होल्ड एंड बैंक, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि जैसे होता है कि हाउस होल्ड ज़्यादा कैश अपने पास रखता है तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। इन केस जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को फॉलो करता है, पर बैंक हो सकता है कि आगे लेंडिंग एक्टिविटीज़ ही ना करे तो उससे भी मनी सप्लाई इफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन तरह की जो एंटिटीज़ है, ये सेंट्रल बैंक, हाउस होल्ड और बैंक्स, ये इकट्ठा मिलके जो है मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि मनी सप्लाई होती है क्या है। तो मनी सप्लाई देखो, मनी सप्लाई क्या होती है, C+D होता है। C हमारा किसके लिए डिनोट करता है, ये करेंसी के लिए करता है, जो लोगों के पास पैसा है जो उन्होंने ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए रखा है। और D हमारा डिमांड डिपॉजिट है। तो क्या आ गया, करेंसी प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, तो इनको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। तो ये दोनों लिक्विड फॉर्म में हमारे मनी सप्लाई के लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि इनको इजीली हम जो ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली डिमांड डिपॉजिट्स। तो ओके, तो इस तरह के मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए हमें C+D को ऐड करना होता है। C हमारा करेंसी के लिए डिनोट करता है जो लोगों के पास होती है, और D हमारा डिमांड डिपॉजिट के लिए। डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के साथ पास, जिसको जो है कस्टमर जाके कभी भी निकाल सकता है, उनको यूज कर सकता है ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि अब क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है कि 100% फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि एक मनी सप्लाई जो है हमारा सेंट्रल बैंक इफेक्ट करता है और दूसरा हमारा कमर्शियल बैंक करते हैं। तो जो मेन जो मनी होती है तो हमारे पास, तो आपको पता है कि एक तो करेंसी होती है और दूसरा हमारे पास मॉनेटरी बेस होता है। इसको हम ये रिज़र्व जो होता है C+R जो होता है, ये रिज़र्व और करेंसी जो होती है इसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं। तो इसको हमारा जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, और आगे जो हमारा इस रिज़र्व के बेसिस पर जो है हमारा कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करता है। सो यहाँ पे देखते हैं 100% फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बैंक का बैलेंस शीट है। तो ये लाइबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्यूम कर लेते हैं कि 1000 का जो है डिपॉजिट जब हमारा कमर्शियल बैंक के पास आता है तो कमर्शियल बैंक उसका डिपॉजिट का क्या करता है, 100% ही अपना रिजर्व में रख देता है। इसमें ऐसा नहीं, 100% रिजर्व का मतलब है कि यहाँ पे लेंडिंग जीरो हो रही है, लेंडिंग जीरो हो रही है, लेंडिंग जीरो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बिल्कुल भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। तो देखो, बैंक प्रेज्यूमेबली चार्ज डिपॉजिटर्स अ स्मॉल फी टू कवर इट्स कॉस्ट। देखो, बैंक प्रेज्यूमेबली चार्जेज या डिपॉजिटर स्मॉल फी टू कवर इस कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि बैंक के पास, अगर बैंक आगे लेंडिंग एक्टिविटीज़ तो कर नहीं पाएगा, अगर लेंडिंग एक्टिविटीज़ बैंक नहीं कर पा रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो बैंक के पास जो ट्रांजैक्शन या जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रही है उसको कैसे कवर अप करेगा। तो जो भी बैंक के पास ये डिपॉजिट रखते हैं उनसे कुछ फ़ी चार्ज करेगा बैंक इस सिचुएशन में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 100% फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बिल्कुल जीरो होगा और बैंक बिल्कुल भी क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब आगे देखते हैं जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि बैंक जो है कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखता है डिपॉजिट्स का, और रेस्ट जो है लैंड आउट कर देता है। तो ये देखो, फर्स्ट बैंक की तरफ चलते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं वो बैंक की लाइबिलिटीज़ बन जाती है। तो सपोज़ कोई ये कस्टमर आया, उसने $1000 जो है बैंक में डिपॉजिट्स कर दिए, और बैंक के लिए फ्रैक्शनल रिजर्व कितना है, ये कौन, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि जो डिपॉजिट का कितना परसेंट हमें एक रिजर्व के फॉर्म में रखना है। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये 20% है। ओके, अब बैंक के पास 1000 आ गया तो मैंडेटरी है कि 20% बैंक अपने पास रखे। तो 20% कितना हो गया, ये 200 हो गया।
200 बैंक ने अपने पास रख लिया और 800 जो एक्सेस रिजर्व आ गया बैंक के पास, बैंक इसको लैंड आउट कर देगा। लैंड आउट कर देगा तो बैंक इससे इंटरेस्ट कमा सकता है और अपनी कॉस्ट कवर अप कर सकता है। तो देखो यहाँ पे बैंक के पास 1000 आया, उसने 200 रखा और 800 को उसने लैंड आउट कर दिया। दस द सिस्टम ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बैंक कैन क्रिएट अ मनी। तो इससे क्या हो गया, मनी बैंक क्रिएट कर सकता है किससे, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में। तो इससे क्या होता है, इससे और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है कि इसमें असेट्स क्रिएट्स नहीं होते हैं। असेट्स जो रियल असेट्स जो होते हैं वो क्रिएट्स नहीं होते, इसमें से सिर्फ जो है मनी क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड इससे नहीं बढ़ेगा कि बैंक ने मनी क्रिएट कर दी उससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। बैंक ने मनी क्रिएट की है, मनी आगे असेट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। तो देखो ये पहले बैंक का केस देखा तो $800 जो है पहले बैंक ने लैंड आउट कर दिया। अब दूसरे बैंक पे आते हैं, तो जिसको लैंड आउट किया वो सेकंड बैंक में जाता है और वहाँ पे ये अपना पैसा जमा कर देता, डिपॉजिट कर देता। तो कितना कर देता है, 800 डिपॉजिट कर रहा है। तो 800 डिपॉजिट कर रहा है तो 800 का 20% कितना हो गया हमारा, 160 आ गया। 160 बैंक अपने पास रखेगा और 640 जो है फिर से लैंड आउट कर देगा। ओके, लैंड आउट कर देता है। ये दूसरे बैंक का बैलेंस शीट आ गया। अब देखो जो दूसरे बैंक ने जो लैंड आउट किया है वो तीसरे बैंक में चला जाता है। जिसको भी लैंड आउट किया है उसका जो है एक खाता जो है डिपॉजिट है वो तीसरे बैंक में। तो तीसरे बैंक के पास कितना डिपॉजिट आ गया, 640 का आ गया। तो ये भी क्या करेगा, 20% अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखेगा और ये 512 जो है आगे लैंड आउट कर देगा, ये लैंडिंग कर देगा। तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल चलता रहेगा। ओके, तो इसको हम जो है जियोमेट्रिक फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखो पहले बैंक ने कितना रखा, 1000 था और CRR हमारे पास कितना था, 0.2 था। तो 1 माइनस RR कितना हो गया, 80% हो गया। तो 80% लैंड आउट कर रहा है जो कितना हो गया, 800 हो गया। और फिर सेकंड बैंक के पास जो डिपॉजिट आया, ये ऊपर वाला जो डिपॉजिट है ये जो 800 ये आया और इसने भी जो क्या हुआ है रिजर्व रखा और रेस्ट इसने लैंड आउट कर दिया। तो इस तरह से ये बनेगा। और थर्ड बैंक का इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से पहले मैंने देखा 1 माइनस RR जो मैंने इसलिए किया है क्योंकि 20% रिजर्व है वो रख लिया। तो लैंड कितना किया, लैंड आउट कितना किया, 80% किया। अब 80% नीचे जाएगा तो 80% कितना हो गया, इस पहले वाले पार्ट को हटा दो, ये दो पार्ट देखो ये 80% बता रहा है और 80% का भी आपको 20% निकाल लेना, फिर आगे लैंड आउट करेगा। अब थर्ड पे आ जाएंगे तो इसका लिख देंगे आप। ओके, यही जो है यही अमाउंट जो है थर्ड बैंक के पास जाएगा। तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा और इस पे भी वो 80% लोन आगे एक्सटेंड कर देगा। तो ये इस तरह के ये जियोमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। क्या बन रही है, जियोमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा इसका। ओके, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये देखो यहाँ पे देखो आप इसको 1000 यहाँ पे आ रहा है, आप इसको कॉमन रख सकते हो। यहाँ पे ये आपने कॉमन रख लिया तो ये सीरीज़ हमारी बनती जा रही है। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से। तो ये सीरीज़ ये बनती जाएगी। तो ये जो है हम इस सीरीज़ को आपको पता है कि फिर में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाता है, ये 1/1 माइनस ये कितना है, ये आ जाएगा 1 माइनस RR आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 हमारा कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/RR मतलब रिजर्व रेशो। तो ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ गया। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये आ गया 1/RR टाइम्स 1000। ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से आप देखते हो कि यहाँ पे RR हमारा कितना है, 0.2 है। तो ये मल्टीप्लायर हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो 1000 है तो ऊपर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। 1000 आ गया तो क्या हो गया, 5000 आ गया। तो देखो बैंक के पास इनिशियली 1000 आया था तो 1000 से कितना मनी सप्लाई हमारा आ गया, 5000 मनी सप्लाई बन गया। ओके, तो इसको क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं कि 1000 से किस तरह से बैंक ने रिजर्व रख के आगे लोन दे दे के डिफरेंट बैंक के थ्रू जो है वो हमारा क्रेडिट क्रिएशन हुआ है। ओके दोस्तों, तो और मैं आगे आपको और बताता हूँ कि हमारे पास जो मनी मल्टीप्लायर है उसको और दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक मॉडल मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि एक जो होता है एक हाई पावर्ड मनी होती है। हाई पावर्ड जो मनी होती है जो एक्चुअल मनी है मार्केट में, तो हाई पावर्ड को आप जो है
हाई पावर्ड मनी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम करेंसी जो लोगों के पास है और बैंक के पास रिजर्व है। ये एक्चुअल में मनी है हमारे पास। ओके, इसको आप बी से बोल सकते हैं। ओके, ये हाई पावर्ड मनी बोलते हैं इसको। ओके, तो और जो दूसरा हमारे पास मनी सप्लाई है वो क्या है, हमारे पास करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। तो मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि जो इनिशियल जो हमारे पास मनी है उससे हमने एक्स्ट्रा कितना मनी क्रिएट किया। तो इनिशियल मनी हमारे पास ये बी आ गया और हमने मनी कितना है पूरा हमारे पास एम आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस आर, आर मतलब रिजर्व है, और ये इसको लिखते हैं सी प्लस डी आ जाएगा। ये एम सी प्लस डी होता है और ये सी प्लस आर आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ये मनी मल्टीप्लायर आ गया। मॉनेटरी बेस जो तो हमारे पास है या हाई पावर्ड मनी था, मॉनेटरी बेस बी को बोलते हैं, और उससे हमने मनी सप्लाई किया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। आपको पता है कि जो लोगों के पास करेंसी होती है वो डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है। तो इसको करेंसी रेशो को हम सी आर लिख सकते हैं। कुछ परसेंटेज होता है किसका, डिपॉजिट्स का, जो बैंक में जो जमा किया जाता है उसका पार्ट होता है, और डी को हम वैसे ही लिख देंगे। और इसी तरह जो रिजर्व, इसी तरह करेंसी फिर से नीचे आ गया, इसको हम फिर ऐसे ही लिखेंगे। फ्रैक्शन बता रहा है, जैसे 100 रुपीज़ आपके पास है तो 20% आप अपने पास करेंसी के फॉर्म में रखते हैं तो 20 रुपीज़ रखेंगे। तो इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि जो बैंक में डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज रखा जाता है। तो उस परसेंटेज को मैंने सी आर से डिनोट किया है, करेंसी रेशो बोलते हैं। और इसी तरह रिजर्व रेशो जो है वो भी डिपॉजिट का ही कुछ पार्ट होता है जो हमारा सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो इसको आर को मैं फ्रैक्शन कह रहा हूँ, तो किसका, डिपॉजिट का पार्ट होता है। तो इसको और सिंप्लीफाई मैं आगे करूँगा तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, तो इसको स्मॉल एम मैं मनी मल्टीप्लाई कह देता हूँ। ओके, तो इसको मैं सी आर वैसे ही लिख देता हूँ, +1 लिख देता हूँ, डी कॉमन ले लेता हूँ। ओके, अपॉन, और ये यहाँ पे भी ये सी आर हो गया प्लस आर हो गया, और ये डी मैंने कॉमन ले लिया, डी से डी कट गया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया। ये आ गया सी जो करेंसी रेशो है जो लोगों ने अपने पास करेंसी रखा है, +1 अपॉन फिर करेंसी रेशो अपॉन आर, ये रिजर्व रेशो आ गया। तो ये हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ गया। ओके, हमारे पास जैसे सी आर दे रखा है तो हम डायरेक्टली से ऐसे कर लेते हैं। ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन आर, और जैसे हमारे पास करेंसी रेशो भी दे रखा है तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो इसी तरह से आगे आप देखो कि मनी मल्टीप्लायर में अगर आपके पास एक्सेस रिजर्व का रेशो भी दे रखा है तो ये आपके पास सी आर ऊपर वाला वैसे ही होगा, +1 वैसे ही होगा, और नीचे आप सी आर वैसे ही होगा, आर भी ऐसे ही होगा, प्लस एक्सेस रिजर्व जो है हमारा उसको हम रेशो को लिख देंगे कि एक्सेस रिजर्व का रेशो क्या है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।